मेरा नाम दामिनी है और मेरा संबंध एक सीतापुर गांव से है। मेरी यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि किस तरह मेरे दादा गांव की लड़कियों के बाल काटने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाते थे। जब सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई तो मेरी आत्मा कांप गई थी, क्योंकि सच्चाई उससे कहीं ज्यादा भयानक थी जो साफ नजर आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव सीढ़ियां चढ़ रही थी। रात का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था, सिर्फ छत से टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपनी जिज्ञासा को दूर कर सकती थी और यह जान सकती थी कि आखिर दादा आधी रात को छत पर क्या करते हैं। हर बार दादी की पहरेदारी इतनी सख्त हुआ करती थी कि मैं चाह कर भी सीढ़ियों की तरफ नहीं जा पाती थी, और कभी कभी तो मुझे दादी पर हैरत होती थी कि कैसे वह दादा को किसी भी कुंवारी लड़की के साथ रात की तन्हाई में अकेले छोड़ सकती है। लेकिन आज की रात दादी पता नहीं कहाँ गई थी और मैं आसानी से सीढ़ियों तक पहुँच गई थी। मेरे दादा कुछ देर पहले ही गांव की नई बालिग होने वाली लड़की टीना को लेकर छत पर चले गए थे, और अब वह पूरे 1 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे। और उस 1 घंटे में दादा लड़की के साथ क्या करते थे और छत पर क्या क्या होता था, यही सब जानने की जिज्ञासा थी। कहने को तो मेरे दादा के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका काम और उनके काम करने का तरीका मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था। और आज की रात यह जानना चाहती थी कि आखिर दादा सिर्फ बालिग होने वाली लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं, और वह भी आधी रात को छत पर अकेले। ना दादी कभी छत पर जाती है और ना ही किसी के घर वाले लड़की के घर वालों में से किसी को साथ जाने नहीं दिया जाता है। मैं आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी और इस रात से पर्दा उठने ही वाला था कि दादा मीना के साथ क्या करने वाले हैं, कि पीछे से मेरी दादी के घर आने की आवाज ने मुझे सीढ़ियों से उतरने पर मजबूर कर दिया था। हमेशा डरी सहमी और धीमे लहजे में बात करने वाली दादी, पहली बार मैंने ऐसी आवाज सुनी थी कि मेरी जान निकल गई थी। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वह मेरे सर पर आ पहुंची थी और फिर मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे सीढ़ियों से खींचकर नीचे ले गई थी। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वह मुझे कच्चा चबा कर खा जाएंगी। वह गुस्से में मेरे बाजू को जोर से पकड़ते हुए पूछ रही थी कि मैं ऊपर कहाँ जा रही थी। मैंने हकलाते हुए दादी से कह दिया कि मुझे नीचे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं छत पर जा रही थी। मेरी बात सुनकर दादी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी कि क्या तुम जानती नहीं हो, आज टीना अपने बाल उतरवाने के लिए आई है। फिर तुमने छत पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तुम अपने दादा का काम बंद करवाना चाहती हो? क्या तुम जानती नहीं हो, तुम्हें और तुम्हारी माँ को तुम्हारे दादा ही पाल रहे हैं। तुम्हारे पापा के मरने के बाद से तुम्हारे दादा ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रखी है, और तुम हो कि उनके काम के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारे दादा भी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जब वह काम करे तो कोई उन्हें बीच में परेशान करे, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। इसलिए मैं भी कभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती। बेहतर है कि आज के बाद तुम भी मत जाना आधी रात के वक्त, और इस तरह नजर ना आना, वरना अच्छा नहीं होगा और फिर मैं तुम्हारे दादा को तुम्हारी शिकायत करूंगी। दादी की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि दादा से तो वैसे ही मुझे डर लगता था और फिर उनकी अजीबोगरीब करतूत की वजह से भी मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। अगर ऐसे में दादी उनसे मेरी किसी तरह की कोई शिकायत करती तो मेरे लिए और परेशानियां खड़ी हो जाती। मैंने फौरन ही दादी से माफी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। दादी ने मुझे नरमी से कहा कि अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने सही मौका समझा और अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। कमरे में आकर भी मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी, क्या फिर दादा को बाल उतरते वक्त इतनी तन्हाई की भी आवश्यकता थी कि वह किसी तीसरे की दखल बर्दाश्त नहीं करते थे, जबकि गांव में जो दूसरा बाल काटने वाला है
वह बीच चौराहे पर अपनी कुर्सी डालकर बैठा रहता है और आधे गांव के बीच लोगों के बाल काटता था। उसे तो किसी तरह की तन्हाई की जरूरत नहीं थी और ना ही किसी के आने जाने से कोई परेशानी थी। लेकिन मेरे दादा तो अलग ही तरह के थे। दूसरों के दादा तो अपनी पतियों से लाड प्यार करते थे, मगर मेरे दादा सिर्फ और सिर्फ मुझ पर पाबंदियां लगाया करते थे। हर बात पर बस यही कहते थे कि अब तेरा बाप मौजूद नहीं है तो इसलिए तू मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ 12 साल की थी और इतनी कम उम्र में भी मेरे दादा मुझ पर ऐसे बर्ताव करते थे जैसे कि कोई जवान लड़की हूँ, और ना ही मैं उनकी अनुमति के बगैर घर से बाहर निकल सकती थी और ना ही किसी के घर जाने के बारे में सोच सकती थी। मुझे स्कूल से लाने ले जाने का काम भी दादा खुद ही किया करते थे। कभी कभी तो मुझे दादा पर इतना गुस्सा आता था कि मेरा दिल चाहता कि किसी तरह मैं उनसे अपनी जान छुड़ा दूं। लेकिन दादा से तो मेरी जान भी नहीं छूट सकती थी, क्योंकि उनका नाई का काम था ही इतना कि कभी कभार महीने में एक बार बाल काटा करते थे, और वह भी हमारे ही घर की छत पर। बाकी सारा वक्त वह घर पर पड़े रहते और मुझ पर नजर रखते थे। मेरे पापा बहुत पहले हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए मेरी जिम्मेदारी मेरे दादा के कंधों पर ही थी और इसी वजह से दादा मुझ पर अपना पूरा हक समझते थे। दादा के शादी का 50 साल होने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्यों दादी इतनी डरी सहमी सी नजर आती थी, जैसे उन्हें किसी बात का कोई डर हो। जबकि मेरी माँ बहुत ही हंसने बोलने वाली औरत थी और दादा के साथ बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। ना ही उन्हें दादा से डर लगता था और ना ही वह दादा से झिझक कर बात करती थी, जबकि दादा के आगे दादी की जान निकलती थी। दादा से नजर मिलाकर बात तक नहीं कर सकती थी, बल्कि खामोशी से उनके आगे सर झुका देती थी। जो भी था, मुझे अपने दादा एक आंख नहीं भाते थे, क्योंकि उनकी वजह से मेरा बचपन भी जवान लड़कियों की तरह गुजर रहा था। और जैसे जैसे मुझे समझ आई और पता चला कि मेरे दादा क्या काम करते हैं, तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे दादा मर्दों के बाल नहीं काटते थे, बल्कि वह तो बस लड़कियों के ही बाल काटा करते थे, और वह भी ऐसी लड़कियों के जो बालिग हो जाया करती थी। यह बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी, और जब से मुझे इस बात का पता चला था, मेरे अंदर यह सब जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई थी। दादा ऐसा क्यों करते हैं? कई बार मैंने सोचा कि दादा को किसी लड़की के बाल काटते हुए देखूंगी, लेकिन दादा का तो तरीका ही बिल्कुल अलग था। वह आधी रात को बालिग लड़की को घर बुलाते हैं और उसे अपने साथ छत पर ले जाते और वहां ले जाकर उसके बाल काटते थे। सारे गांव में यह मशहूर था कि दादा जिस भी लड़की के बाल काटते हैं, उसकी जवानी बहुत खूबसूरत होती है और उसके नसीब जाग जाते हैं, क्योंकि उस लड़की की शादी किसी बहुत ही अच्छी जगह पर हो जाती है। इसीलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को दादा के पास बाल कटवाने के लिए भेजा करते थे, ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि दादा से बाल कटवाने से किसी लड़की के नसीब कैसे बदल सकते हैं, और वह भी आधी रात को अकेले में। कई बार मैंने इस हकीकत को जानने की कोशिश की कि दादा लड़की के बाल किस तरह काटते हैं और आधी रात को छत पर ही क्यों ले जाते हैं, लेकिन कभी भी मुझे यह जानने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब भी दादा किसी लड़की के बाल काटने के लिए छत पर ले जाते तो दादी सीढ़ियों पर पहरेदारी करना शुरू कर देती थी और किसी को छत पर ना जाने देती थी। मेरी सहेली रीता बालिग हुई तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी दादा के पास लाया गया। मैं यह सोचकर खुश हो गई कि चलो रीता से अगली सुबह इस बारे में बात करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि दादा ने उसे छत पर ले जाकर उसके बाल कैसे काटे। लेकिन अगले दिन जब वह स्कूल आए तो बिल्कुल खामोश थी। मेरे सवाल करने पर भी उसने कोई जवाब ना दिया, बल्कि सारा वक्त गायब दिमागी से क्लास में बैठी रही। मैं हैरान थी कितनी शरारती और चुलबुली रीता को अचानक से क्या हो गया है।
घर आकर यही बात मैंने माँ से कही तो माँ हंसकर कहने लगी, बेवकूफ, अब वह बालिग हो गई है और ऐसे में लड़कियों में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाते हैं, इसलिए वह भी अपनी माँ के कहने पर चुपचाप बैठी हो। अब तो उसके सर पर बाल भी नहीं है, शायद इसीलिए वह झिझक रही होगी। माँ की बात सुनकर मैं संतुष्ट हो गई थी। वाकई 18 साल की रीता अब बहुत अलग सी लग रही थी और क्लास के बच्चे भी उसे लगातार चिढ़ा रहे थे। हो सकता है वह शर्मिंदगी के मारे सारा वक्त खामोश रही हो, मगर मुझे क्या पता था कि उसकी खामोशी के पीछे क्या राज है। जब कुछ वक्त तक यही सिलसिला चलता रहा तो मैंने चोरी चुपके से छत पर जाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार दादी आगे आ जाती है या फिर माँ मुझे डांट कर कह दिया करती है कि अपने दादा के काम में दखलंदाजी ना किया करो, तुम्हारे दादा ही हैं जिन्होंने तुम्हारे पापा के मरने के बाद हमारा पेट पाल रहे हैं। वह अगर तुम्हें डांटा भी करते हैं तो बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि वह हमारा भला ही चाहेंगे। शुरू में मुझे माँ की यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ एक विधवा औरत थी जिसे पूछने वाला हर कोई नहीं था। नाना नानी मर चुके थे और मेरे मामा दूसरे गांव में रहते थे, उन्होंने कभी पलटकर हमारा हाल तक नहीं पूछा था। ऐसे में दादा ही थे जो हर वक्त माँ के साथ खड़े रहे। दादा मेरी माँ को कहने लगे, तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरे साथ ही रहो, मेरे लिए तुम कभी बोझ नहीं बन सकती। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और दादी को भी हमारे साथ रहने पर कोई एतराज नहीं था। दादी तो माँ के लिए रिश्ते भी तलाश रही थी, लेकिन माँ ने उनको मना कर दिया। माँ दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, यही वजह थी माँ दादा दादी को सर आंखों पर बैठा दी थी। सारे गांव वाले भी दादा की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि दादा बहुत ही नर्म मिजाज इंसान है। उनकी सारी डांट मेरे लिए ही थी, लेकिन माँ का कहना था कि इसमें भी उनकी मोहब्बत छुपी हुई है। जब मैंने यह बात सोची तो मुझे भी यह बात अच्छी लगी कि अगर दादा का सहारा हमारे साथ ना होता तो शायद हम दोनों माँ बेटी आज इस गांव में बेसहारा और मोहताज की जिंदगी गुजार रहे होते। जिस रात मैंने दादी से वादा किया था कि मैं कभी दोबारा दादा के काम में टांग नहीं अड़ाऊंगी, उस रात के बाद से मैंने कभी छत पर जाने का सोचा भी नहीं। मैं डर गई थी कि अगर दादा दादी से मेरी शिकायत कर देंगी तो मैं और मेरी माँ कहाँ जाती। दादा का काम पहले की तरह ही चल रहा था, कभी महीने में तो कभी 1.5 महीने में कोई ना कोई लड़की बालिग होकर हमारे घर आती और दादा के साथ खामोशी से ऊपर छत पर चली जाती थी। दादी सीढ़ियों के आसपास ही रहती और 1 घंटे बाद जब वह लड़की छत से वापस नीचे आती तो दादा उसके काफी देर बाद ही नीचे आते और उनकी हालत काफी खराब होती और नजर आती। इस बात के बारे में भी मुझे उस वक्त पता चला। एक रात मैं मटकी से पानी पीने के लिए आंगन में आई और दादा को सीढ़ियां उतरते हुए देखा। दादा का हुलिया बहुत ही खराब लग रहा था, उनका सांस भी भूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत मेहनत का काम करके नीचे आए हो। दादा हमेशा काले रंग की धोती बांधकर ही लड़कियों के बाल काटने छत पर जाते थे, लेकिन जब वह नीचे उतरे तो उनके कपड़े भी बदले हुए थे। ना ही उन्होंने धोती बांधी थी और ना ही उनके शरीर पर कुर्ता मौजूद था। वह तो हांफते हुए सीढ़ियां उतरते थे जैसे बहुत ही ज्यादा थक गए हो और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा हो। और फिर मुझे याद आया कि जब भी दादा किसी लड़की के बाल काटते तो पूरा दिन कमरे में बंद रहते थे और दादी को भी कमरे में जाने की अनुमति नहीं होती थी। 1 घंटे बाल काटने के बाद दादा इतना भी कैसे थक जाया करते थे कि सारा दिन कमरे से नहीं निकला करते थे। और फिर उस वक्त उन्हें चलता देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खेत में हल जोत कर आ रहे हो। दादा को देखते ही मैं छुप गई थी और दादा अपने कमरे में चले गए थे। हमेशा की तरह अगले दिन दादी कमरे से बाहर थी और दादा कमरा बंद करके सो रहे थे।
मेरे स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए उन्हें मेरी भी फिक्र नहीं थी और माँ भी गांव में किसी की तबीयत पूछने के लिए गई हुई थी कि तभी मैं किसी काम से बाहर किचन में गई तो मैंने दादी को दुपट्टे में छुपकर आंसू बहाते देखा था। पहली बार जब मैंने दादी को इस तरह रोते हुए देखा, मैं फौरन भागकर दादी के पास गई और पूछा कि क्या हुआ है दादी, आप रो क्यों रही है। मेरी बात सुनकर दादी ने जल्दी से अपने आंसू दुपट्टे के पल्लू से साफ कर दिया और कहने लगी, नहीं पगली, मैं कहाँ रो रही हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि दादी रो रही थी और इसी बात ने मुझे ना सिर्फ दुखी कर दिया था बल्कि मैं बहुत ज्यादा परेशान भी हो गई थी। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से दादा से छुप छुप कर रोना पड़ रहा है। मुझे दादा से और नफरत का एहसास हो रहा था कि शायद यह दादा ही थे जिनकी वजह से दादी छुप छुप कर आंसू बहा रही थी। उस दिन के बाद से मैं दादा दादी पर नजर रखने लगी थी। जब भी दादा किसी लड़की के बाल काट कर सीढ़ियां उतर कर नीचे आते तो उनके चेहरे पर थकान के असर साफ दिखाई देते और अगले सारे दिन मेरी दादी छुप छुप कर रोती हुई नजर आती। और फिर मेरी जिंदगी में भी वह दिन आ गया जब मैं भी जवान हो गई। उस दिन मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, मैं चाहती हूँ गांव की सभी लड़कियों की तरह तेरे दादा के हाथों तेरी किस्मत भी चमक जाए। माँ की बात सुनते ही मेरी जान निकल गई। क्या माँ मुझे भी बाल कटवाने के लिए दादा के हवाले करने जा रही थी। मैं यह सोचकर ही परेशान थी कि गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मुझे भी सबके मजाक का निशाना बनना पड़ेगा। मैंने माँ के आगे हाथ जोड़ दी और माँ से कहा कि मैं किसी भी हाल में बाल नहीं कटवाऊंगी। मेरा इनकार सुनकर माँ ने जोर से कहा कि तुम नहीं जानती कि तेरे दादा की वजह से कैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल जाती है, जिसके बाल भी आज तक तेरे दादा ने काटे हैं। कुछ ही दिनों में उनकी शादी बहुत धूमधाम से और बहुत ही अच्छी जगह पर हुई है। ऐसे ही तो गांव वाले अपनी बेटियां तेरे दादा के हवाले करके नहीं कर जाते। जब वह तेरे दादा के इस काम से इतना फायदा उठा सकते हैं तो फिर हम घर वाले क्यों नहीं। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी माँ ने दादा को बुलाया और दादा से कहा कि आज की रात आपको अपनी पोती के बाल उतारने हैं। यह सुनकर दादा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और कहने लगे कि क्या अपनी दामिनी भी बालिग हो गई है। माँ ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, अब दामिनी की बारी है कि हम इसकी धूमधाम से किसी अच्छी जगह शादी करें और अगर इसके बालों पर आपका हाथ लग गया तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी किस्मत चमक उठेगी। यह कहकर माँ ने मुझे दादा के साथ छत पर भेज दिया। छत पर जाते ही मैंने दादा से मिन्नत की कि वह मेरे बाल ना काटे क्योंकि मैं गंजा नजर नहीं आना चाहती थी। कुछ देर बाद दादा अपनी धोती बांधे मेरे आगे बैठे। उसके बाद दादा मेरे करीब आए तो मेरी जान निकल गई और फिर जैसे ही दादा ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दादा ने मुझे अपने करीब किया और अपने सीने से लगाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा क्योंकि दादा ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था और फिर मुझे महसूस हुआ कि दादा के गरम गरम आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। मैं हैरान हो गई कि दादा क्यों रो रहे हैं। काफी देर बाद जब दादा ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और आंसुओं से उनका चेहरा भीगा हुआ था। और फिर दादा की बात ने मेरे होश उड़ा दिए और फिर रोते हुए कहने लगे, दामिनी मैं तेरा बाल नहीं काट सकता, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तुम मेरे बेटे की निशानी हो और तेरी चाहत मेरे घर के छत है। दादा की बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, लेकिन दादाजी के शब्दों ने मुझे चौंकाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने दादा से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। दादा ने कहा, तुम वापस अपनी माँ के पास चली जाओ और उनसे कहना कि दादा तेरे बाल नहीं काट सकते। मैं उल्टे कदमों सीढ़ियाँ उतरकर माँ के पास चली आई और माँ को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर माँ दादा के कमरे की तरफ चल दी। मैं भी माँ के साथ ही थी।
जब हम कमरे में गए तो दादा दादी के कदमों में बैठकर रो रहे थे और दादी से माफी मांग रहे थे। दादी भी सिसक सिसक कर रो रही थी। यह सब देखकर मैं भी परेशान हो गई और उन दोनों से पूछा कि आखिर मामला क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। काफी देर आंसू बहाने के बाद दादा ने एक ऐसा राज हमारे सामने खोला जिसे सुनकर हमारी आत्मा तक कांप उठी। यह कैसे मुमकिन था कि मेरे दादा ऐसा कोई काम करते थे जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। दादा ने रोते हुए बताया कि आज से कई साल पहले की बात है। दादा गांव के चौधरी के खास थे और वह सिर्फ चौधरी साहब के ही बाल काटा करते थे। गांव के चौधरी अय्याश तरह के आदमी थे और उनकी फितरत दादा को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन दादा की मजबूरी थी कि उन्हें यह नौकरी करनी पड़ रही थी। और फिर एक दिन गांव के चौधरी ने दादा को अपनी नौकरी से निकालकर एक नया काम सौंप दिया। गांव के चौधरी ने सारे गांव में यह बात मशहूर कर दी कि दादा के हाथ में बहुत जादू है और वह जिसके भी बाल काटते हैं उसकी किस्मत सदा के लिए चमक जाती है। यहाँ तक कि गांव के चौधरी की जमीनें भी फलने फूलने लगी है। और यह इसलिए ही हुआ है क्योंकि दादा उनके बालों पर हाथ लगाते हैं। सारे ही गांव वाले अनपढ़ और सीधे साधे लोग थे। उनके लिए तो गांव के चौधरी की ही हर बात सही होती थी और गांव के चौधरी ने इस बात का बहुत ज्यादा चर्चा किया तो गांव वालों ने आंखें बंद करके इस बात पर यकीन कर लिया। और फिर चौधरी साहब ने अपने खास नौकर के जरिए यह बात भी फैला दी कि अगर मैं किसी बालिग लड़की के बाल उतारूंगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चौधरी साहब ने यह सब क्यों किया है। चौधरी साहब ने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया था और कहा था कि मुझे बस इस गांव के जवान होने वाली लड़कियों के बाल उतारने हैं। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं होगी और फिर जब गांव वाले यह सोचकर मेरे पास अपनी बेटियों को लाने लगे तो उनकी किस्मत बदलने लगी, तो मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल उतार दिया करता और बदले में चौधरी साहब मुझे हजारों रुपए दे देते। कई सालों तक यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। फिर जब मेरी शादी तुम्हारी दादी से हुई तो पहली रात मेरे सामने यह राज खुला कि मैं जिन लड़कियों के बाल काटता हूँ उनके साथ चौधरी साहब क्या खेल खेलते हैं, और यह जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन वह चौधरी साहब के इस गंदे खेल में बुरी तरह फंस चुके थे और चाह कर भी खुद को नहीं बचा पाए थे और आज तक मैं उनके इस खेल का शिकार हूँ। चौधरी साहब को कम उम्र नई नई जवान लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करने का शौक था और गांव में इस बात को बहुत ज्यादा छुपाया जाता था कि कोई लड़की कब जवान हुई है। इसलिए चौधरी साहब ने यह खेल रचाया और लोग उनकी बातों में आ गए। जवान होने वाली लड़की जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवाती तो चौधरी साहब को इस बात की खबर हो जाती कि अब यह लड़की नई बालिग हुई है और वह उसके साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए कोई नया खेल रचाकर उसे अपनी हवेली बुला लिया करते थे और गांव के हर बालिग लड़की उनके गंदगी और तिरस्कार का शिकार बनती और तुम्हारी दादी भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी। और इस बात का राज शादी की रात तुम्हारी दादी ने मेरे सामने खोला था। लेकिन उस वक्त तक मैं बुरी तरह चौधरी साहब के काम में फंस चुका था कि चौधरी साहब ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने किसी के सामने यह बात खोलने की कोशिश की तो वह बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि मुझे ही चरित्रहीन ठहरा देंगे। इस डर से मैंने कभी भी चौधरी साहब का काम नहीं छोड़ा और ना ही कभी तुम्हें अकेली घर से बाहर जाने की अनुमति दी, क्योंकि मैं जानता था कि उनकी नज़र कितनी गंदी और खराब है। तुम्हारी दादी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि जिन लड़कियों के बाल मैं काटता हूँ उनके साथ चौधरी साहब क्या करते हैं, इसलिए वह छुप छुप कर रोया करती है और मैं खुद भी कई घंटे रोने के बाद ही नीचे आता था, क्योंकि मैं इस तरह गंदे काम में शामिल नहीं होना चाहता था।
चौधरी साहब ने मुझे खास काले रंग की धोती दी थी और कहा था कि लड़की के बाल काटते वक्त यही धोती पहना करो, ताकि लोगों को लगे कि वाकई तुम कुछ खास करते हो, जिसकी वजह से लड़कियों की किस्मत बदल जाती है। चौधरी साहब लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने के कुछ ही महीनों बाद उसकी शादी अपने किसी मासूम नौकर से करवा देते हैं और उस नौकर को ढेर सारा पैसा भी देते हैं। इस तरह उस लड़की की जिंदगी संवर जाती है। चौधरी साहब के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अपनी अय्याशी पर आंख बंद करके पैसा लूटा रहे थे और मैं उनके हाथों की कठपुतली बन चुका था। लेकिन मैं तुम्हारे बाल काट कर चौधरी साहब को यह खबर नहीं पहुंचाना चाहता कि तुम भी जवान हो चुकी हो, क्योंकि मैं जानता हूँ किस तरह तुम भी उनके जुल्म से नहीं बच पाओगे। दादा की बात सुनकर मैं और माँ रोने लगी थी। हमें तो इस चीज की कुछ खबर ही नहीं थी। माँ दूसरे गांव से शादी होकर यहाँ आई थी, इसलिए उन्हें भी चौधरी साहब के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे तो दादा का अपने ऊपर नजर रखना और उनका हमेशा पाबंदियां लगाना हमेशा बुरा लगता था। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि दादा मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे कि जो मुझे चौधरी साहब से बचाने के लिए इस कदर कोशिश करते रहे। दादा ने हमसे वादा किया था कि वह मेरे सिर पर कभी आंच नहीं आने देंगे और ना ही आइंदा गांव की दूसरी लड़कियों की बर्बादी का जरिया बनेंगे। दादा ने रोते हुए माँ और दादी से कहा कि अपना सामान बांध लो, हम इस काम को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले मैं गांव के मास्टर के नाम एक खत लिख जाऊंगा, जिसमें मैं सारी हकीकत लिख दूंगा। गांव के मास्टर एक समझदार आदमी है, वह खामोशी से गांव वालों को यह बात समझा देंगे और यह किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं, दादा और दादी कोई भी नहीं जानता था कि आगे हमारी मंजिल क्या है। दादा ने कदम बढ़ाया था, इसलिए हमें यकीन था कि ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। दादा ने गांव के मास्टर के नाम पर एक लंबा सा खत लिखा था, जिसमें उन्होंने हर एक बात साफ साफ लिख दी थी, ताकि हमारे जाने के बाद कोई गांव वाला चौधरी साहब की बातों में ना आ सके। फिर कोई लड़की बाल कटवाकर या किसी और तरीके से चौधरी साहब तक यह खबर ना पहुंचाए कि अब वह जवान होकर बालिग हो चुकी है और उनके हवस का निशाना बनने के लिए तैयार है। मुझे आज भी अच्छी तरह से यह बात याद है कि जब भी कोई लड़की बालिग होने के बाद गंजी होती और फिर कुछ दिनों के बाद स्कूल आती तो वह किस कदर डरी सहमी और खामोश होती थी। मुझे हमेशा से ही यूँ लगता था कि यह सब इसलिए है क्योंकि वह गंजी होकर आई है और अपने इसी गंजेपन की वजह से परेशान है। लेकिन राज तो अब खुला था कि वह चौधरी साहब की हवस का निशाना बनकर आई थी और मैं दादाजी को बहुत ही गलत समझती थी। दरअसल वो खुद भी एक तकलीफ का शिकार थे और जब हम गांव छोड़कर जा रहे थे तो मेरे दादा के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। आज भी अक्सर गांव में ऐसे बहुत से चौधरी और गधेरे मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल है और सीधे साधे गांव वाले उनकी घटिया करतूत और उनकी चाल को नहीं समझ पाते हैं। शहरी लोगों को चाहिए कि वह देहातों में पढ़ाई और सोच को आगे बढ़ाए ताकि सीधे साधे और भोले भाले गांव वाले ऐसी घटिया सोच के लोगों से खुद को बचा सके। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।